हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। और एक बार फिर से हम साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को लेकर आए हैं। इस पर ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में यानी इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या है और भौतिक परिवर्तन क्या है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इसके एग्जाम्पल्स भी ढेर सारे दिए गए थे। उम्मीद है कि आपको ये चीज बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। और वीडियो के अंत में हमने बताया था कि जब एक रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम वहां कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब केमिकल चेंज होता है तो वहां पर केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। चलिए ठीक है, मान लिया भाई रासायनिक परिवर्तन हुआ तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई। लेकिन सवाल यह उठता है कि रासायनिक परिवर्तन में, केमिकल चेंज में, रासायनिक संगठन में, रासायनिक गुणों में, इन सब चीजों में बदलाव आता है जो बाहर से नहीं दिखता। ये जो रासायनिक संगठन में बदलाव आया है तो हम देख के ये नहीं पता लगा सकते कि पहले संगठन क्या था और अब संगठन क्या है। ये केमिकल प्रोसेस है। उसके रासायनिक गुणों में जो बदलाव आया है उसको हम प्रैक्टिकल करके बता सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ऐसे ही तुरंत हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो फिर वो कौन से ऑब्जर्वेशन है जिसको देख के हमें ये पता चल जाए कि यहां पर रासायनिक परिवर्तन हुआ है, और जब रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इसके लिए हम आज कुछ प्रैक्टिकल वाली चीजें बताएंगे आपको। कुछ हम रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को लेके और देखेंगे कि उनमें ऐसा क्या बदलाव होता है जिसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आइए चलते हैं एक एक करके कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, मैग्नीशियम का 3-4 सेंटीमीटर या उससे बड़ा जितना भी आपको मिल सके एक फीता ले लेते हैं, एक रिबन ले लेते हैं। मैग्नीशियम एक क्या है, धातु है, एक तत्व है, और तत्व में भी वो क्या है, एक मेटल है, एक धातु है। मैग्नीशियम की एक पट्टी ले लीजिए, ठीक है। मैग्नीशियम की एक पट्टी हमने क्या किया, ले लिया। रेगमाल पेपर से इसको साफ कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि मैग्नीशियम की पट्टी पर किसी प्रकार का जंग लग गया हो, उसके ऊपर किसी चीज की परत लग गई हो, गंदगी लग गई हो। तो रेगमाल पेपर से पहले इसको क्या कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए, साफ कर लीजिए। अब इसको क्या कीजिए, एक चिमटे की सहायता से पकड़ लीजिए और इसको स्प्रिट लैंप या बर्नर की सहायता से क्या कीजिए, जलाइए, इसका दहन कीजिए। अच्छा, दहन करने के बाद इसको आप ऐसे कर सकते हैं। दहन करने के बाद आपको जो वाच ग्लास में मिलेगा उसका परीक्षण कीजिए, उसका निरीक्षण कीजिए। यह है क्या, मैग्नीशियम का रिबन, मैग्नीशियम रिबन। हमने उसको क्या किया, जलाया। अच्छा, एक बात बताइए, जब किसी वस्तु को जलाते हैं, किसी वस्तु का दहन करते हैं, तो क्या एक रासायनिक परिवर्तन है? जवाब दीजिए। बिल्कुल सही। किसी भी पदार्थ का जलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए, जब हम इसको जला रहे हैं तो जलाने के बाद हमें क्या चीज प्राप्त हुआ, जो चीज प्राप्त हुआ उसको हमने यहां पर वाच ग्लास में एक प्लेट में हमने क्या किया, रख लिया। क्या आपको डिफरेंस पता चला? यहां पर मैग्नीशियम रिबन पहले कैसा था और जलने के बाद अब क्या हो गया है? कुछ अंतर, कुछ ऑब्जर्वेशन आपको मिला? बिल्कुल मिला। हमने देखा कि मैग्नीशियम पहले दृढ़ था, कठोर था, एक फीते के समान था, चपटा था। लेकिन जब इसको जलाया गया तो एक सफेद चूड़ के रूप में प्राप्त हो गया। ये कैसा है?
एक श्वेत चूर्ण के रूप में है। ये फीते के रूप में था, इसकी तुलना में ये मजबूत था, दृढ़ था, लेकिन ये अब क्या हो गया है, भुरभुरा हो गया है। मैग्नीशियम के पहली जो अवस्था थी, पहले जैसे वो दिखता था, अब वैसे नहीं दिख रहा है, अब उसमें परिवर्तन आ गया है। और यहां पर एक क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। और जहां पर रासायनिक परिवर्तन होता है वहां पर एक रासायनिक अपक्रिया होती है। इस रासायनिक अपक्रिया में क्या हुआ है, मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी पदार्थ जलता है, जब कोई भी पदार्थ क्या होता है, जलता है, तो इसका मतलब कि उस पदार्थ की वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया हो रही है। मैग्नीशियम की अपक्रिया किससे हुई, ऑक्सीजन से हुई, और इसके चलते एक नया पदार्थ बना जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रासायनिक अपक्रिया में क्या हुआ है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच अपक्रिया हुई है और उससे एक नया पदार्थ बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो श्वेत चूर्ण दिखाई दे रहा है आपको, वही है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आया कि जब एक रासायनिक परिवर्तन होता है तो वहां पर अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अवस्था में परिवर्तन देखने को, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अच्छा, जो जो एक्सपेरिमेंट करेंगे हम और उससे जो जो ऑब्जर्वेशन, जो जो प्रेक्षण निकल के सामने आएंगे, उसको हम इधर साइड में नोट करते जा रहे हैं। इधर हमने इस पहले एक्सपेरिमेंट से क्या प्रेक्षण, क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आया, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट समझ में आया। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें भी रासायनिक अपक्रिया होगी और उसमें देखते हैं कि ऐसा क्या कुछ बदलाव आता है और ऐसा क्या प्रेक्षण देखने को मिलता है जिससे हम ये पता लगा सकें कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। चलिए एक और देखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2। हमने क्या किया कि 2 परखनली ले लिया, हमने 2 परखनली लिया, एक परखनली में हमने, इस परखनली में हमने लेड नाइट्रेट का घोल लिया, लेड नाइट्रेट विलयन। क्या लिया, लेड नाइट्रेट का घोल लिया। और दूसरे परखनली में हमने पोटेशियम आयोडाइड का, पोटेशियम आयोडाइड विलयन लिया। इस प्रणाली में क्या है बच्चों, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और इस प्रणाली में पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है। दोनों ही एक रंगहीन विलयन तैयार किए हैं। ये लगभग श्वेत होता है, श्वेत को आप रंगहीन भी कह सकते हैं, और ये बिल्कुल क्या होता है, रंगहीन सॉल्यूशन है। ये कलरलेस सॉल्यूशन है, इसको आप व्हाइट सॉल्यूशन बोल सकते हैं या कलरलेस भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया कि एक तीसरी प्रणाली ले लिया, या फिर इसमें से एक प्रणाली में दूसरे प्रणाली के सॉल्यूशन को क्या किया, मिला दिया। क्या किया, इसमें अब क्या है, लेड नाइट्रेट का विलयन भी है और पोटेशियम आयोडाइड का भी विलयन है। दोनों को क्या किया, मिक्स कर दिया। अच्छा, दोनों को मिक्स किया तो एक बहुत ही शानदार और एक
अचंभित करने वाला रिजल्ट निकल के आया कि जहां ये दोनों कलरलेस थे वहीं पर यहां पर इस परखनली में पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त हुआ। पीले रंग का अवक्षेप, रंग परिवर्तित हो गया, रंग ही बदल गया, कलर ही चेंज हो गया। जब हमने क्या किया, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया तो हमने देखा कि परखनली के नीचे पीले रंग का पदार्थ बैठ गया। और जब किसी सॉल्यूशन में कोई पदार्थ बैठता है तो उसको हम बोलते हैं अवक्षेप, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो यहां पर हमको पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर भी केमिकल चेंज हुआ है, यानी यहां पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। अच्छा, वो केमिकल रिएक्शन हुआ क्या है इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ये है लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, और ये आपस में अब क्रिया करके बनाए हैं लेड आयोडाइड। क्या बनाया है? लेड आयोडाइड। और बना है पोटेशियम नाइट्रेट। और क्या बना है? पोटेशियम नाइट्रेट। और ये जो पीले रंग का अवक्षेप है ना, ये यही है लेड आयोडाइड। यही येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन के नीचे क्या आ जाता है? बैठ जाता है। यानी यहां पर भी नया पदार्थ बना है, यहां पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। और इस केमिकल रिएक्शन में आपको क्या ऑब्जर्वेशन नजर आ रहा है? बिल्कुल सही, रंग में परिवर्तन। यानी जहां अगर एक रासायनिक अपक्रिया हो रही है वहां पर रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ध्यान दीजिए, हमारे कहने का मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक रासायनिक अपक्रिया में आपको रंग में परिवर्तन देखने को मिलेगा। नहीं, अलग अलग रासायनिक अपक्रियाओं को लेकर अलग अलग हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अलग अलग प्रेक्षण कर रहे हैं। तो एक प्रेक्षण और निकल के सामने आया कि रासायनिक परिवर्तन में या रासायनिक अपक्रिया में रंग में परिवर्तन आपको, पदार्थों के रंग में परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए, इस एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन निकल के सामने आया है उसको हम यहां पर लिख दे रहे हैं। क्या निकल के सामने आया है बच्चों? रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक और करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं। एक और करके देखते हैं, एक और केमिकल रिएक्शन देखते हैं कि उसमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, उसमें क्या प्रेक्षण दिखाई देता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, जिंक का चूर्ण ले लीजिए। एक परखनली लीजिए, एक परखनली पुनः लीजिए, और इसमें क्या रख लीजिए? जिंक का चूर्ण। जिंक भी एक क्या है? तत्व है। और कौन सा तत्व है? तत्व में भी ये क्या है? धातु है, मेटल है। जिंक क्या चीज है? जिंक चूर्ण है, जिंक चूर्ण है। ठीक है, अब बड़ी सावधानी से इसमें क्या कीजिए, कोई तनु अम्ल मिला दीजिए। तनु अम्ल, डाइल्यूट एसिड। अम्ल के बारे में छोटे क्लासों में थोड़ा बहुत आपने जरूर पढ़ा होगा, और अगर आप हाई स्कूल में आ चुके हैं तो आपको अम्ल के बारे में और क्षारक के बारे में एक चैप्टर है, डिटेल में पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अम्ल और तनु अम्ल। तनु अम्ल का मतलब ये हुआ कि उसमें अम्ल की मात्रा कम है और जल की मात्रा क्या है? अधिक है। बताओ, एक अम्ल का नाम बताओ तो। क्या क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। बहुत बढ़िया। एक और बताओ, क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई भी इसमें से अम्ल ले लो, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। चलो मान लिया हमने ले लिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या ले लिया बच्चों?
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसको धीरे धीरे करके इसमें क्या किया, गिराया। गिराने के बाद हम क्या देखते हैं कि जिंक चूड़ के आसपास, जिंक के जो दाने हैं उसके आसपास बुलबुले निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बुलबुले निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं बता दूं कि जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक में मिला रहे हैं तो यहां पर एक रासायनिक अपक्रिया हो रही है और उस रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप ही ये बुलबुले निकल रहे हैं। और बुलबुले निकलने का मतलब क्या हुआ, कोई गैस निकल रही है उसमें से, किसी सॉल्यूशन में से, किसी लिक्विड में से अगर बुलबुला निकल रहा है तो क्या ये बताता है हमको कि उसमें से कोई गैस निकल रही है। यानी यहां पर गैस का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। यहां पर एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है, रासायनिक अपक्रिया हुई है। वो कौन सी रासायनिक अपक्रिया हुई है उसको भी मैं यहां पर लिख रहा हूं, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच, सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच एक रासायनिक अपक्रिया हुई और इस रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बना जिंक सल्फेट। क्या बना, जिंक सल्फेट बना और प्लस हाइड्रोजन गैस बनी। क्या बनी, हाइड्रोजन गैस, जो बुलबुले के रूप में क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है। यहां पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इस केमिकल रिएक्शन में आपको क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिला कि एक गैस बाहर निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है। यानी हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अपक्रिया में गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। एक रासायनिक अपक्रिया में हमें गैस का निकास देखने को मिल सकता है। हम यहां पर इस एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुआ उसको मैं लिख रहा हूं। क्या ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुआ, गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन। अच्छा एक और चीज, ये जो गैस का उत्सर्जन हो रहा है ना, इस एक्सपेरिमेंट में अब जब परखनली को जब पकड़ेंगे, उसे टच करेंगे ना, तो आपको एक और ऑब्जर्वेशन मिलेगा। आपको पता चलेगा कि परखनली तो पहले की तुलना में गर्म हो गई है, यानी टेम्परेचर में बदलाव आ गया है, तापमान में परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि एक रासायनिक अपक्रिया में तापमान में परिवर्तन भी देखा जा सकता है। समझ में आ रहा है? यानी इस एक्सपेरिमेंट से दो ऑब्जर्वेशन निकल के सामने आया है, उसको भी मैं लिखता हूं यहां पर, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। इस अपक्रिया के फलस्वरूप तापमान क्या हो गया, बढ़ गया, टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। समझ में आया? तो आज हम लोगों ने 3 केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन लेकर एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो किस किस तरह के ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं, एट लास्ट मैं इसको साफ कर रहा हूं और आज के लेक्चर का सारांश लिख रहा हूं मैं। क्या लिख रहा हूं मैं कि निम्न प्रेक्षणों की सहायता से हम रासायनिक अपक्रिया का, निम्न प्रेक्षणों की सहायता से हम रासायनिक अभिक्रिया का पता लगा सकते हैं। क्या क्या वे प्रेक्षण हैं? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हमको देखने को मिल सकता है और रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, कलर में चेंज आ जाएगा। गैस का उत्सर्जन हो सकता है, कोई गैस बाहर निकल सकती है,
तापमान में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, टेम्परेचर में चेंज। जहां कहीं कोई परिवर्तन हो रहा है और उन परिवर्तनों में अगर इस तरह के ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप वहां पर कह सकते हैं कि यहां पर एक रासायनिक अपक्रिया हुई है। तो बच्चों, आज आपने ये सीखा कि कैसे हम परिवर्तन को देखकर यह पता लगाएं कि यह एक रासायनिक परिवर्तन, यहां पर एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, यहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रासायनिक अपक्रिया का डिफिनीशन क्या होगा, उसको हम परिभाषित कैसे करेंगे। साथ ही में हम आपको बताएंगे कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। और अंत में अगले वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि रासायनिक अपक्रियाएं होती क्यों हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार रहिए और नोट्स हमेशा बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।